नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सटीक इलाज। और सटीक इलाज में हम हर बार बात करते हैं अलग अलग बीमारियों पर और अलग अलग चर्चा करते हैं उन कंसल्टेंट से, सीनियर डॉक्टर से जो हर बीमारी के लिए दायित्व रखते हैं, एक अच्छी समझाइश देते हैं और अच्छे ट्रीटमेंट पर अपने विचार रखते हैं। इस पूरी कड़ी में हमारे साथ आज खास मेहमान के रूप में मौजूद हैं डॉक्टर सुधीर राजौरिया, जो कि आर्थोपेडिक सर्जन हैं, साथ में यशोदा हॉस्पिटल ग्वालियर के सीनियर डायरेक्टर हैं। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। सर, थैंक इस यू। कड़ी में आज मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि हड्डियों के आप डॉक्टर हैं, तो हड्डियों से होने वाली बीमारियां क्या क्या होती हैं, कैसी बीमारियां होती हैं, और किस प्रकार से एक पेशेंट को ये पता चलेगा सर मुझे फलानी बीमारी हो गई है, और उसका ट्रीटमेंट या उसका चेकअप कैसे किया जाए। बिल्कुल। नमस्कार सभी दर्शकों से मेरा गुड गुड आफ्टरनून। और मैं डॉक्टर सुधीर राजौरिया, यशोदा हॉस्पिटल 34 ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ मैं। और हमारा 100 बेडेड हॉस्पिटल है। ये NABH एक्रेडिटेड है और सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल है। सारे डिपार्टमेंट्स रन कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर सारी सर्जरीज होती हैं, न्यूरो सर्जरी, सारे ब्रेन के ऑपरेशन, स्पाइन के ऑपरेशन, कूल्हे प्रत्यारोपण, घुटने प्रत्यारोपण, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, कार्डियक सर्जरी, सारी सर्जरी हमारे यहाँ होती हैं। स्पेशली मेरी विधा जो है वो हड्डी जोड़ एवं रोग विशेषज्ञ की है, जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पर। तो एक्चुअली में जो आप जिस हिसाब से बात कर रहे हैं कि लोगों में आजकल समस्याएं क्या चल रही हैं और उनके क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, जी। उनके निदान के इस परिवेश में अपन चर्चा करने के लिए अभी उपस्थित हैं यहाँ पर। तो आज की डेट में क्या है कि लोगों बहुत हेक्टिक लाइफ है। बिल्कुल आदमी टाइम के हिसाब से ही काम करता है, समय के हिसाब से चलता है और बहुत बिजी शेड्यूल है। खाने पीने में बहुत अच्छा खान पान भी नहीं है, सब जगह मिलावट है, बहुत हेल्दी फूड नहीं है, जंक फूड और इन सब चीज़ों की तरफ ज़्यादा जा रहा है। शेड्यूल नहीं है खाने का टाइम पे और सब चीज़ों में मिलावट आ रही है। तो इसके कारण दूसरी कई बीमारियां भी होती हैं। बट मेन है हड्डी से जुड़ी हुई समस्याएं, जिसमें कि यंग एज में कमर दर्द होना, घुटने दर्द होना, है ना। और साथ में ऑस्टियोपोरोसिस जिसको कहते हैं कि हड्डी का कमजोर होना, इन सब चीजों की बीमारियां ज्यादा होती हैं। और कोरोना के बाद से कुछ समय से ये भी देखा गया है कि चिकनगुनिया और कोरोना के कारण जॉइंट्स में दर्द होना और जॉइंट्स खराब होना, ये काफी समस्या इस समय लोगों में देखी जा रही है। तो इन सभी समस्या, हाँ, कुछ पूछना डॉक्टर चाह साहब, रहे हैं मेरा आप? एक सवाल है कि जिस प्रकार से हाँ। आपने बताया कि इतनी सारी बीमारियां हैं और आपके यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो मेरा एक सवाल है कि हड्डियों में मनुष्य की तो बहुत सारी हड्डियां होती हैं, कई प्रकार की, कहते हैं कि 108 प्रकार की हड्डियां होती हैं। तो हड्डियों में कहाँ से लेकर कहाँ तक ये बीमारियां आती हैं? क्योंकि कमर का दर्द भी होता है, घुटनों का दर्द भी होता है, कई बार हाथों में दर्द भी होता है, लोगों को पैरों में दर्द भी होता है। वो कहते हैं खासतौर से हड्डियों से दर्द शुरू होता है। तो हड्डियों को लेके कितना कुछ लोगों को अवेयरनेस होना चाहिए, कितना जागरूक होना चाहिए, और जैसे उन्हें लगता है कि हमें दर्द हो रहा है तो क्या दर्द से ही बीमारी की शुरुआत हो जाती है या दर्द नॉर्मल रहता है? देखिए, शुरुआत दर्द की बीमारी से की शुरुआत, दर्द तो बहुत लेट आता है। बीमारी की शुरू चोट लगती है तब तो तुरंत चोट लगी है किसी को तो तुरंत दर्द होने लगता है, वो अलग एक्यूट इलनेस में आती है। जैसे किसी को फ्रैक्चर हुआ, एक्सीडेंट हुआ, फ्रैक्चर हुआ और वो तुरंत दर्द होगा। और जो क्रॉनिक बीमारियां होती हैं, लंबे समय से होती हैं, वो आपकी धीरे धीरे बीमारी का घड़ा भरता रहता है और जब घड़ा भर जाता है तब वो ओवरफ्लो होता है। तो तभी ये पेन्स डेवलप होना, स्पाज्म होना और जो परेशानियां, तब वो आदमी डॉक्टर के पास जाता है। लेकिन डॉक्टर के पास जाने से पहले यदि उसको कुछ इंडिकेशन मिलते तो हैं, लेकिन लोग उनको अवॉइड करते हैं। तो जैसे कि इंटरमिटेंटली पेन होना, सुबह जग के स्टिफनेस होना कमर में, घुटने में स्टिफनेस होना, उकड़ू बैठने में दर्द होना घुटने में, है ना। तो ये सारे इंडिकेशन बॉडी आपको देती है, बट हम लोग उसको
प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, ये चलता रहता है, ठीक जी, है, कई बार देखिए क्या है तो लोगों को दवा। ये लगता है कि यार हम ज़्यादा चल लिए हैं या हम ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ लिए हैं या हो सकता है कि हम बहुत देर से बैठे हैं, तो इसलिए ऐसा दर्द हो रहा होगा। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये हड्डियों की वजह से बीमारी की शुरुआत हो चुकी होती है डॉक्टर साहब। डेफिनेटली यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, तो शुरुआत हो चुकी होती है। तो इसी ड्यूरेशन है, यदि आप ध्यान रखते हैं आप अपना, तो यदि इसी ड्यूरेशन में आप डॉक्टर को से कंसल्ट करें या जो भी प्रिकॉशंस हैं वो फॉलो करें, तो ये चीजें क्रॉनिक में बदलने में और नहीं बदल पाती हैं। और इसके लिए आपको लंबे समय तक दवाई भी नहीं खानी पड़ती, लंबे समय तक रेस्ट भी नहीं करना पड़ता, और इनके ऑपरेशन से बचा जा सकता है। तो इसी सिनेरियो के लिए मेरी सलाह है लोगों को कि यदि कहीं कमर में दर्द है, फिर घुटने में दर्द है, कूल्हे में दर्द है, या कोहनी में, कंधे में, तो इन सब चीजों के लिए आप चाहें तो उनकी एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, एक अच्छी डाइट, और प्राइमरी इंस्पेक्शन करा लें अपने डॉक्टर से, मिलके उसके बारे में चर्चा कर लें, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस रख सकते हैं वो सब फॉलो करें। और साथ में अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, और कैल्शियम रिच फूड्स और सर मेरा एक सनलाइट। सवाल है आपसे, खान पान का तो चलिए पेशेंट देख लेता है, लेकिन प्राइमरी इन्फेक्शन की प्राइमरी जांच की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन सी जांचें होती हैं, और यशोदा हॉस्पिटल कॉलेज में किस प्रकार की जांचें उपलब्ध हैं, किस प्रकार की फैसिलिटीज़ उपलब्ध है कि पेशेंट वहाँ पर आकर ये अपनी जांचें करवा सकता है। यशोदा हॉस्पिटल में सभी मरीजों को 100 रुपए के पर्चे पे देखा जाता है। सारी विधाओं के कंसल्टेंट जो मार्केट में 500 रुपए चार्ज करते हैं, वो हमारे यहाँ 100 रुपए की प्रिस्क्रिप्शन पर देखा जाता है, जो किसी भी अस्पताल से, सारे हॉस्पिटल्स में, और किसी कंसल्टेंट से कम है। दूसरी चीज, जो बेसिक जांचें हैं, वो सभी डिपार्टमेंट की जांचों में मरीज को 20 से 30% का डिस्काउंट मिलता है सारी जांचों में। और साथ में जो हमारे हड्डी से रिलेटेड जांचें हैं, उसमें बहुत सारी जांचें होती है, कैल्शियम होती है, विटामिन D3 होती है, और आपकी एल्कलाइन फॉस्फेटेज होती है, यूरिक एसिड होते हैं, CBC, CRP होती है। ये सारी जांचें हैं जिनसे हम पहले ही इन सब चीजों को, एक्सरे भी होते हैं, तो इनसे प्रथम दृष्टया हम ये जानकारी कलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सी चीज कमी हो रही है शरीर में, या कौन सी दिक्कत आने वाली है। तो उसको हम पहले से ही प्रिकॉशंस के तौर पे उसको ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं, या उनका प्रिकॉशंस बता देते हैं मरीज को, जिससे कि आगे डेवलप ना हो। एक डेवलप भी होती है तो बहुत ग्रेजुअली डेवलप हो, धीरे धीरे डेवलप हो, जिसका इफेक्ट काफी लंबे समय बाद समझ में आए। सर मेरा तो अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि चलिए जांच तो हो गई, जांच होने के बाद में मान लीजिए उसमें कोई बीमारी होती है या कोई निकल कर आता है कि आपको इतने परसेंट ये बीमारी इस लेवल पर पहुंच गई, तो उसका इलाज किस प्रकार से यशोदा हॉस्पिटल में किया जाता है, अन्य हॉस्पिटल की हम बात करें तो किस प्रकार से इस बीमारी का इलाज चलेगा, कितने दिन तक इसका इलाज चलेगा, क्या हर बीमारी का इलाज सर्जरी से ही संभव है या दवाइयों से उसको ठीक किया जा सकता है। डेफिनेटली हर बीमारी का इलाज सर्जरी नहीं होता है। कुछ आपके रहन सहन, कुछ खान पान, सन एक्सपोजर, सिटिंग पोजीशन, इन सब चीजों को चेंज करके भी, बिहेवियर और आपकी टाइमिंग, फूड टाइमिंग, इन सब चीजों को चेंज करके भी आप हड्डी से रिलेटेड कई बीमारियों से बच सकते हैं, उनको अवॉइड कर सकते हैं। तो इनके लिए यशोदा हॉस्पिटल में बाकायदा फिजियोथेरेपी, और जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, वो सारी हमारे डाइटिशियन है, डाइट चार्ट बना के देते हैं आपको, क्या खाना है, क्या अवॉइड करना है, क्या नहीं खाना है। मेरा अगला सवाल आपसे यही रहेगा कि जिस प्रकार से आपने बताया कि खान पान से और दवाइयों से भी ठीक किया जा सकता है, हम आप बात करें यशोदा हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ की, चलिए किसी का सर्जरी करना है तो उसको यशोदा हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं सर्जरी को लेकर मिलेंगी, अलग ट्रीटमेंट को लेकर मिलेंगी, और जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं जैसे आयुष्मान योजना है, TP है, उनका क्या कुछ फ़ायदा आर्थोपेडिक सर्जरी पे आता है, या नी रिप्लेसमेंट की बात करें, घुटनों के दर्द की बात करें, या दूसरे किसी दर्द की बात करें जो हड्डी से रिलेटेड रहती है, उनका कितना फ़ायदा पेशेंट को अपने इस यशोदा हॉस्पिटल में देखने को मिलता है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अब यदि सर्जिकल बात करते हैं, तो सर्जिकल में हमारे यहाँ सारे CPA, करीब 30+ हेल्थ इंश्योरेंस से टाई अप है हमारा, आयुष्मान से टाई अप है हमारा,
और सीजीएचएस और ईसीएचएस से टाई अप होने वाला है, तो विद इन 1 और 2 मंथ सीजीएचएस और ईसीएचएस वाले लोगों को भी हमारे यहाँ फ्री मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। और जितनी भी सर्जरी होती है आयुष्मान में, टीपीए में और सीजीएचएस सीसीएचएस में, सारी सर्जरी, सारी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क हैं और कैशलेस पेमेंट रहता है, जिनका पेमेंट या तो कंपनियां करती हैं या गवर्नमेंट करती है, और मरीज से 1 रुपए भी नहीं लिया जाता है। और उसको बढ़िया कॉरपोरेट लेवल की सुविधाओं के साथ सीनियर कंसल्टेंट देखते हैं, और पूरी सुविधाओं के साथ हमारे यहाँ कैंटीन भी है, सारी चीजें, मरीजों को भोजन भी किया जाता है। तो सारी सुविधाओं के साथ हम मरीज का इलाज करते हैं। सर ओपीडी की हम बात करें, चलिए सर्जरी की बात तो आपने बता दी, चेकअप की बात बता दी, आपने बता दिया कि भाई आप जहाँ से बीमारी की शुरुआत होती है वहाँ पर ही अगर इस बीमारी को पकड़ लिया जाए तो चेकअप के माध्यम से बिना सर्जरी के भी इसका इलाज हो सकता है। और सर्जरी भी करानी है तो टीपीए हो गया, अलग कॉर्पोरेट कंपनियों के जो इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, उसके अलावा आयुष्मान से भी यशोदा हॉस्पिटल का जो है टाई अप है। लेकिन हम अगर ओपीडी की बात करें तो क्या पेशेंट को हॉस्पिटल आके ही ओपीडी मिल पाएगी या ऑन कॉल भी ओपीडी यहाँ पर उपलब्ध है इस यशोदा हॉस्पिटल में? ऑनलाइन अभी हमने उसके लिए डेवलप कर रहे हैं, हमारी वेबसाइट पे ये सब चीजें हैं, वो तो 1-2 महीने में ऑनलाइन भी चालू कर देंगे कंसल्टेशन। अभी फिजिकली ही ओपीडी पर ज्यादा कंसंट्रेट रहता है। ऑनलाइन के लिए हमारी प्रोसेसिंग चल रही है, और हमारी सोशल नेटवर्क टीम लगी हुई है, और एज सुन एज पॉसिबल उसके लिए हम काम करेंगे। साथ में जो हमारे यहाँ घुटने और कूल्हे प्रत्यारोपण हैं, जो जिनके खराब हो जाते हैं घुटने और कूल्हे, वो महीने के 40 से 50 सर्जरी हर महीने हम लोग आयुष्मान के थ्रू और टीपीए के हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू कर रहे हैं, जो कि और सारे संतुष्ट मरीज हैं, जिनको हमारे मरीज ऑपरेशन के बाद 3 से 4-5 किलोमीटर तक डेली मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं। सर हम मैं उनको माफ़ी चाह बिल्कुल। रहा हूँ आपको, मैं बीच में रोक रहा हूँ। मेरा सर्जरी से चूँकि एक बात चल रही है तो सर्जरी से संबंधित एक सवाल है। किसी भी सर्जरी के बाद में कितने दिन के अंदर मरीज की हॉस्पिटल से छुट्टी कर दी जाती है और रिकवरी की कितने दिन के चांस है कि वो मरीज कितने दिन में रिकवर हो सकता है? क्योंकि हड्डियाँ तो बहुत ज़्यादा मजबूत पॉइंट होती हैं बॉडी का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। कहते हैं कि हड्डियों को रिकवर होने में टाइम लग जाता है, हड्डियों की सर्जरी में काफ़ी टाइम लग जाता है, लोगों को 1 महीना 2 महीना 3 महीने भी लग जाते हैं। तो ऐसा ये केवल मिथ्य है या हकीकत में ऐसा कुछ देखने को मिलता है? देखिए, सर्जरी का एक कॉन्सेप्ट हम बता दें आपको। सर्जरी का पर्पस दो दो होते हैं। एक तो हड्डी से रिलेटेड जो पर्पस है सर्जरी की, सर्जरी क्यों की जाती है, एक पर्पस ये होता है कि पुराने जमाने में भी सर्जरीज होती थी और नहीं होती थी, तो हड्डियों को मिला के, जुड़ा के, सीधा करके बिठाल दिया जाता था। कोई सर्जिकल तो प्रोसीजर होते नहीं थे, तो उसमें बेड रिडन लोग काफी रहते थे, डिफॉर्मिटी भी आ जाती है, हड्डी टेढ़ी जुड़ गई, कैसी हो गई, क्या हो गया, तो वो भी एक प्रॉब्लम रहती थी। लेकिन रिसेंट कॉन्सेप्ट में जो पिछले 20-25 साल में कॉन्सेप्ट बदला है, काफी बदले हैं। तो सर्जरी का पर्पस होता है कि पर्सन में कम से कम डिफॉर्मिटी रहे, या मिनिमम डिफॉर्मिटी ना हो, नॉर्मल जैसा था वैसा हो। एज सुन एज पॉसिबल वो अपनी लाइफ में आए, वापस अपने रूटीन लाइफ में आए, अपने डेली रूटीन वर्क करे, अपने ऑफिस या कोई भी जॉब कर रहा है वो सब करे। तो ये सर्जरी का आज की डेट में पर्पस होता है कि फ्यूचर में भी उसको कभी दिक्कत ना हो। तो आजकल सर्जरी इतनी एडवांस हो गई है कि बहुत लंबे ड्यूरेशन तक आपको बेड रिडन नहीं रहना पड़ता है। हम इवन ऑपरेशन घुटने और कूल्हा प्रत्यारोपण करने के 24 से 48 घंटे में हम मरीज को चलवा भी देते हैं, वॉक कराते हैं, उसको वॉकिंग चालू करा देते हैं, बैठना उठना दूसरे दिन से चालू करा देते हैं पेशेंट का। और 15 दिन में मरीज लगभग लगभग नॉर्मल जैसा, 15-20 दिन में नॉर्मल जैसा चलने लगता है। तो अच्छा। आजकल रिसेंट एडवांस सर्जरी है, जिसमें रोबोटिक सर्जरी भी शामिल है, वो भी चालू चालू की गई है, रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं हम। तो उसमें एक मिनिमम चीरा है, जल्दी मूवमेंट है, जल्दी चीजें, रिहेबिलिटेशन है, दैट्स एडवांटेज ऑफ रिसेंट सर्जरी। सर जिस प्रकार से आपने बताया रोबोटिक सर्जरी का, और आपने बताया कि हम पेशेंट को बहुत से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्रयास करते हैं उसको अपने पैरों पर चलाने का और उसको रिकवर करने का। मेरा एक सवाल इसमें ये भी है कि फिजियोथेरेपी की अगर हम बात करें तो सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है या उसको एडिशनल पार्ट के रूप में एक अलग से जोड़ा गया है?
फिजियोथेरेपी हमारी हड्डी और फिजियोथेरेपी दोनों विधाएं पैरेलल चलती हैं। हमें काफी जरूरत पड़ती है फिजियोथेरेपिस्ट की। और ये सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी काफी जरूरी होती है, जिससे कि मरीज को रिहेबिलिटेट करने में, जल्दी रिहेबिलिटेट करने में और डिफॉर्मिटी को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो और साथ में जो क्रॉनिक बीमारियां होती हैं जिनमें अदर देन सर्जरी, सर्जरी के अलावा उनमें भी फिजियोथेरेपी अच्छा खासा रोल प्ले करती है, और उससे डेफिनेटली बेनिफिट होता है। तो ये विधा भी पैरेलल चलती है और ज़रूरत भी है। सर मेरा एक इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि हम बात करें खान पीन की, जिस जो पहले सवाल से ही चलता आ रहा है, आपने कहा कि खान पीन अच्छा रहेगा तो काफ़ी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद रहता है। खान पीन की हम बात करें तो खाने पीने में ऐसी क्या क्या चीज़ें नॉर्मल इंसान को खानी चाहिए कि उनको इस प्रकार की हड्डियों से जुड़ी हुई कोई बीमारी ना हो? हड्डियों से सबसे बड़ी चीज़ होती है विटामिन डी 3, जो कि जी। हमें किसी भी भोजन से नहीं मिलती है ना। वो केवल सन एक्सपोजर से मिलती है। तो या तो आप प्रॉपर सन एक्सपोजर करें, तो बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए तो कहूँगा कि सन एक्सपोजर को अवॉइड ना करें। प्रॉपर बच्चों को बाहर खेलने दें, बुजुर्गों को धूप लेने दें, या सन एक्सपोजर जरूरी है, क्योंकि इसका अदर कुछ सोर्स नहीं है विटामिन डी का। अदर सोर्स केवल वही है, दवाइयाँ हैं जिनको हम ले सकते हैं। तो हर आदमी को सन एक्सपोजर जरूरी है, जिस क्योंकि प्रकार से विटामिन डॉक्टर डी साहब थ्री ये बताया जाता है कि कैल्शियम की कमी हो रही है, तो कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर है, ऐसा कुछ देखने को मिलता है क्या? जिस प्रकार से आप तो बता रहे हैं सन में ज़्यादा रहना चाहिए, मैं बच्चों उसी को ज़्यादा बात खेलने देना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके हल्का हल्का धूप में ज़्यादा रहना चाहिए। डेफिनेटली मैं उसी बात कर रहा हूँ। विटामिन डी 3 कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। जी। यदि विटामिन डी 3 कम होगा तो शरीर कैल्शियम को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, आप कितनी भी कैल्शियम खा लें। जी। तो सन एक्सपोजर जरूरी है। साथ में कैल्शियम के सप्लीमेंट्स बहुत सारे आते हैं दवाइयों में, वो भी ले सकते हैं। दूध हुआ, मखाने हुए, केले हुए, फ्रूट्स हुए, आपका अनानास है, और बादाम है। ये सारे कैल्शियम रिच फूड्स होते हैं, इनको आप ले सकते हैं और इनसे आपकी सेहत में सुधार होता है। तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों को आपको ऐड करना चाहिए अपने जी डेली बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी जानकारियाँ जो है जो नॉर्मल पेशेंट को नहीं पता होता है वो आज हमें प्रोवाइड कराई है। और मेरा आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा कि यशोदा हॉस्पिटल में अगर किसी पेशेंट को अपनी ओपीडी करानी हो तो वो कितने बजे से लेकर कितने बजे तक अपनी ओपीडी कर सकता है? और अगर हम बात करें राहत की तो उसको पेशेंट को बिलिंग पे कितनी राहत मिल सकती है? दूसरे जैसे पिछली बार भी आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यशोदा हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना से भी आपको लाभ मिलेगा। आपको जो है बाहर में जो मार्केट में रेट चल रहा है, जिस जहाँ पर 400 रुपये का ओपीडी हो रहा है, वहाँ हमारे यहाँ 100 रुपये की ओपीडी हो रही है। तो कितना कुछ राहत जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट में, इलाज में, सर्जरी में मिलेगा और ओपीडी में मिलने वाला है। और पेशेंट अगर आपके हॉस्पिटल में आना चाहिए यशोदा हॉस्पिटल में तो कितने बजे से लेकर कितने बजे तक आ सकता है? देखिए, जी। हमारे हड्डी से रिलेटेड जो ओपीडी चालू हो जाती है सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर में 2 बजे तक, सारी जी। विधाओं की ओपीडी चालू रहती है। सारे डॉक्टर्स बैठते हैं हर विधा के। और शाम को फिर 5 बजे से लेके 8 बजे तक उपलब्ध रहती है ओपीडी। और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे चालू रहती हैं। कोई भी ऐसी इमरजेंसी होती है तो वो मरीज आके दिखाता है, तो उस विधा के डॉक्टर आके उसको देखते हैं और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। और आयुष्मान और कैशलेस फैसिलिटी में हेल्थ इंश्योरेंस और सीजीएचएस सीपीएचएस में निःशुल्क इलाज है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होती है। यदि कोई मरीज, किसी मरीज के पास कोई भी सुविधा है, नहीं है, आयुष्मान नहीं है, और आपके कैशलेस नहीं है या कोई भी इंश्योरेंस नहीं, तो उस मरीज को हमारे यहाँ जनरली 10 से 20% डिस्काउंट वैसे ही दे दिया जाता है। और हमारे रेट दूसरे हॉस्पिटलों से मिनिमम 40 से 50% कम है तुलनात्मक रूप से। यदि आप जी। ओपीडी की बात करें तो हमारे यहाँ 100 रुपए ओपीडी है। कोई भी मुझे नहीं लगता कि 100 रुपए ओपीडी कहीं भी देखी जाती है। कोई कंसल्टेंट पीजी दे और ये एमडी लेवल का, कोई एमडी लेवल का और डीएमडी लेवल का देखता हुआ, डीएम लेवल का। तो हमारा भाव समाज की सेवा करना, अच्छी गुणवत्ता, कम दामों में अच्छी गुणवत्ता के साथ इलाज करना हमारा भाव है। समाज की सेवा करना हमारा भाव है, उसी भाव के तहत हम चल रहे हैं।
जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा कि आपने बताया कि 100 रुपए में जो है ओपीडी हो जाती है, और मुझे नहीं लगता कि ग्वालियर चंबल संभाग में 100 रुपए में कोई भी डॉक्टर इस प्रकार की ओपीडी करता होगा। साथ ही जो टाइमिंग आपने बताई है, नॉर्मल पेशेंट अगर ग्वालियर चंबल संभाग के किसी भी कोने से आना चाहे, चाहे अम्बा से आना चाहे, चाहे भिंड से आना चाहे, चाहे वो गुना शिवपुरी से भी आना चाहे, तो वो जो आपने टाइमिंग बताई उस टाइमिंग के पीरियड में पहुंच सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि 24 आवर्स आपकी क्रिटिकल केयर टीम जो कि इमरजेंसी आपातकालीन सेवाओं के लिए बैठी हुई है, वो एक बहुत बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बहुत जो धन्यवाद क्रिटिकल डॉक्टर साहब, केयर आपका है वो तमाम जानकारी ग्वालियर साझा से करने के लिए, और अच्छा। अगली बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे, फिर आपसे एक नए सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमको लगातार हमें गाइड करते रहें अलग अलग बीमारियों के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से मैं आपका देना चाहूँगा हमारी पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू, थैंक यू, सर। थैंक यू।